Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture number 4 about chapter number 9, that is aromatic hydrocarbons. The topic we were studying was about benzene, the structure of benzene, and we have discussed the Kekule structure and ruled out the straight chain structures. We got that benzene can always have a ring structure in which the carbon atoms are arranged in a six-cornered ring, hexagonal structure, regular cyclic hexagonal structure. तो हमने जो लास्ट लेक्चर में केक्यूल स्ट्रक्चर तक पढ़ा था उसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स देखे थे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ही क्यों इसका हो सकता है, और उसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स हमने देखे. फिर हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स देखे कि इसके अंदर 3 ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं. उसको कंफर्म करने के लिए फिर हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ क्लोरीन के 2 रिएक्शंस स्टडी किए. तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस 2 बड़े इंपॉर्टेंट इसमें आ जाएंगे. और उसके बाद हमने इसका एक्सरे स्ट्रक्चर देखा. एक्सरे स्ट्रक्चर में आपको याद होगा कि हमने इसके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को कंफर्म किया बाय स्टेटिंग दैट all the carbon hydrogens are equal and all the carbon hydrogen bonds are equal. उनकी बॉन्ड लेंथ भी स्टडी की, फिर बॉन्ड एंगल्स भी देखे, वो भी सब 120 के इक्वल थे. फिर ऑब्जेक्शन आया एक्यूल्स फार्मूला के हवाले से कि इसका सैचुरेटेड स्ट्रक्चर मतलब कि ये शो करता है आमतौर पर, लेकिन जो इसका जो ड्रॉ किया हमने स्ट्रक्चर उसमें हम ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स बनाते हैं और अनसैचुरेशन शो करते हैं. तो सैचुरेटेड स्ट्रक्चर क्यों शो करता है ये, ठीक है, तो वो उसकी फिर हमने रीजंस देखी कि ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स रेडिली देता है और एडिशन प्रोडक्ट्स रिलक्टेंटली देता है और ये बहुत स्टेबल है. ठीक है, तो आज हम इसका थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसके स्ट्रक्चर को मज़ीद पढ़ेंगे और एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी के हवाले से इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे. एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो बेंजीन के स्ट्रक्चर को हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के ज़रिए एक्सप्लेन करती है. हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं. इसमें कार्बन के वैलेंस बॉन्ड में जो 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास 6 हैं, जिनमें से उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हम उनको जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर तो हम कहते हैं कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि इसके p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. जब इसको हम हाई एनर्जी स्टेट पर लेकर जाते हैं तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में अरेंज होकर, यानी s और p जब बराबर लेवल पे आ जाएंगे तो वो s से जंप करके pz में चला जाएगा. तो इस तरह एक एक इलेक्ट्रॉन s में और px, py और pz, इस तरह 4 ऑर्बिटल्स में हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड वन इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है. जब ये 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करते हैं मिक्स करके, इनमें से 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, 2 pk और 1 s का, जबकि एक जो है p ऑर्बिटल pz आमतौर पे वो अनहाइब्रिडाइज्ड एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी है, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है, वो इसको एक्सप्लेन करती है कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन बेंजीन में हो रही है दरअसल वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. जैसा कि हम बार बार हम इसको देख रहे हैं कि इसके अंदर डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो जहाँ डबल बॉन्ड्स होते हैं वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है. तो इसके अंदर आप देखें कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके अंदर 3 जो हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, यानी s और p के 2 ऑर्बिटल्स, जबकि चौथा जो है हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल मौजूद है हर कार्बन एटम के पास. ठीक है, आपके पास ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसके अंदर ये जो डायग्राम में आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसमें हर कार्बन के पास एक एक जो है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जो कि नीचे वाले डायग्राम में दिखाया गया है. इस एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अलावा इसके पास 3 जो हैं वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं. ठीक है, sp2 और sp2. ठीक है, इनमें से एक एक जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वो हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैप करेगा. जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है हर कार्बन ने एक एक अपना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप किया है. जो अपना दूसरा और तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो उन्होंने अपने साइड वेज पे मौजूद
साइड्स पे मौजूद कार्बन एटम्स के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किया है। तो इस तरह से 3 सिग्मा बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन के साथ, एक इस साइड के कार्बन के साथ और दूसरा इस साइड के कार्बन के साथ। ठीक है, तो इस तरह से 3 सिग्मा बॉन्ड्स जनरेट हुए हैं। अब टोटल जो बॉन्ड्स हमने कवर कर लिए वो कितने हैं कि इसमें जो 3 जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, ठीक है, हर हाइब्रिड ऑर्बिटल को हमने देख लिया कि तीनों के तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं उन्होंने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना लिए। अब रह गए अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हर कार्बन के पास यहाँ पर z एक्सिस पर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद है, जबकि ये वाले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो थे वो एक्स वाई प्लेन में थे। अब एक्स वाई प्लेन को हमने ये लाइंस के जरिए शो कर दिया अगली डायग्राम में, ठीक है, ये ब्लैक लाइन के जरिए, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उनको हमने ब्लू पी के जो सॉसेज शेप स्ट्रक्चर्स हैं उनके जरिए शो किया है, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अब ये जो है इनके सबके कार्बन के 6 कार्बन है, 6 के 6 अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल्स यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, अब ये जो हैं ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, अगर ये बेंजीन रिंग की जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इससे देखें तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन इनमें हर एक के अंदर एक एक मौजूद है वो कभी ऊपर और कभी नीचे होगा। इन्होंने आपको शो किया है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ डॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो इतनी तेज़ी से ऊपर और नीचे मूव करते हैं कि हमें वो ऐसा ही फील होता है कि वो हर जगह ही मौजूद है, लेकिन वो एक्चुअली एट अ टाइम एट वन मोमेंट एक जगह पे मौजूद होते हैं। जब ये ओवरलैप करेंगे, साइडवेज ओवरलैप करेंगे, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा जैसा कि ये थर्ड डायग्राम में शो किया गया है कि बेंजीन रिंग के ऊपर भी एक इस तरह से पूरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर मौजूद है। इसको हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहेंगे या डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहेंगे, अबव द प्लेन भी और बिलो द प्लेन भी। ठीक है, तो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन आपको डिफ्यूज्ड पाई बॉन्ड या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजर आएगा। ठीक है, और तमाम एंगल्स जो हैं वो भी यहाँ पे कंफर्म होते हैं कि रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है इसका, और 120 का बॉन्ड एंगल ही होगा सबके दरमियान। ठीक है, तो इस तरह जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है वो एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर जो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के ने एक्स वाई प्लेन के अंदर एक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जबकि अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल्स जो हैं जिन्होंने पार्शली ओवरलैप किया हुआ है और उन्होंने कंटिन्यूस शीथ बनाई हुई है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की अबव और बिलो द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ द रिंग। ठीक है, ये तो था स्ट्रक्चर। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, बाजू का ये लॉन्ग नोट भी आ जाता है 4 मार्क्स का। तो नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें स्टेबिलिटी के हवाले से आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी और अगेन लॉन्ग में भी आ जाता है। ये भी स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन क्या है, ये क्यों बेंजीन एक बहुत स्टेबल कंपाउंड है। बेंजीन की स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, और इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी क्यों है, दैट इज ड्यू टू द एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमने ये ऊपर देखा है ये बहुत ज़्यादा डीलोकलाइज्ड है, यानी कि एक जगह पर ठहरा हुआ नहीं है, रुका हुआ नहीं है, बल्कि नॉन स्टैटिक है, ये मूव कर रहा है ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, और कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है अपनी जगह, तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और इसको मेजर भी किया जा सकता है, हम इसको मेजर करते हैं बाय कंपेयरिंग इट विद द हाइपोथेटिकल कंपाउंड। एक फर्जी कंपाउंड है हमारे पास 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। ठीक है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिस तरह के बेंजीन रिंग है उसी तरह इसको ड्रॉ करेंगे, और 1, 3 और 5 पोजीशन पर 3 हम सपोज कर लेंगे कि ठहरे हुए बॉन्ड्स मौजूद हैं, 3 पाई बॉन्ड्स या 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, और 3 बाकी जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो इन सब की अगर हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी एनर्जी की, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है कि इसको स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जाए इसकी। साइक्लोहेक्सीन जो है जिसमें एक पाई बॉन्ड होगा, ये देखें ये बेंजीन रिंग है और इसके अंदर एक ही पाई बॉन्ड मौजूद है, लिहाजा इसको हम साइक्लोहेक्सीन कहेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम प्लैटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करें
और साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करें, इसका मतलब हमने इसके अंदर 1 मोल हाइड्रोजन जो है वो ऐड करवाया, तो इसकी जो हाइड्रोजनेशन होगी उसके लिए हम जो एनर्जी कैलकुलेट मैयर की जाएगी वो होगी -119.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम कंसिडर करें कि हमारे पास एक और कंपाउंड है जो कि साइक्लोहेक्साडाइईन है। इसी तरह साइक्लोहेक्सीन, ये इसमें एक डबल बॉन्ड था इसलिए साइक्लोहेक्सीन था। अगर इसमें 1 पोजीशन के बाद 3 पोजीशन पर एक और पाई बॉन्ड यहाँ मौजूद हो तो ये साइक्लोहेक्साडाइईन हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसके अंदर साइक्लोहेक्साडाइईन के अंदर हाइड्रोजन के 2 मोल्स इंट्रोड्यूस कराए जाएं तो ऑलमोस्ट इस सिंगल वाले से डबल अमाउंट एनर्जी जो है वो लिबरेट होगी, दैट इज अबाउट -239 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्चुअली देखा गया कि कितनी एनर्जी इवॉल्व होती है तो दैट वाज -231.5। ये वैल्यू क्लोज तो है -239 के, लेकिन इससे कुछ कम है। ठीक है, और इससे हमें कुछ एक्सप्लेनेशन ये हो रही है, मिल रही है कि जो अमाउंट एनर्जी कम हुई वो कहाँ कम हुई, वो इसकी स्टेबिलिटी में इस्तेमाल हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम इसको मतलब कि कॉन्जुगेशन है, क्योंकि डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, कि हमने जब 2 बॉन्ड्स लिए तो हमने उसको कॉन्जुगेटेड स्टडी किया। ठीक है, यानी कि ये देखें, ये 1 पोजीशन थी, यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद था, फिर 2 छोड़कर 3rd पोजीशन पर फिर एक डबल बॉन्ड मौजूद है, तो 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन के अंदर हमने कॉन्जुगेशन में 2 पाई बॉन्ड्स शो किए हैं, यानी एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये रेजोनेट कर सकते हैं आपस में। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व्ड एनर्जी का जो डिफरेंस आया कैलकुलेटेड से -239 और -231.5 का, तो जो इनका माइनस करके जो इनमें डिफरेंस आ रहा है दैट इज़ द एनर्जी विच इज़ यूटिलाइज टू स्टेबलाइज दिस स्ट्रक्चर, और इट इज़ यूज्ड इन द कॉन्जुगेशन। ठीक है, रेजोनेंस के अंदर यूज़ हो गई वो। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम 3rd स्टेप के अंदर क्या करेंगे कि हम ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर लेंगे, ऐसा बेंजीन जिसके अंदर 3 पाई बॉन्ड्स मौजूद हों, यानी कि 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन। अगर इसके अंदर 3 मोल्स हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस कराए जाएं तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन डेवलप होगा, और इसके अंदर जो एनर्जी हाइड्रोजनेशन एनर्जी इवॉल्व होगी दैट विल बी -358.5 किलो जूल पर मोल। ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, यानी ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। 3 से मल्टीप्लाई किया हमने -119.5 को, जो सिंगल बॉन्ड को में एडिशन के लिए मतलब कि यूज़ होती है, जो एनर्जी इवॉल्व होती है, सॉरी, हाइड्रोजनेशन एनर्जी। अब इसके अंदर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं यानी एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी तो देखते हैं तो सरप्राइजिंगली हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट आता है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होता है, लेकिन एनर्जी जो इवॉल्व होती है ये ऑब्जर्व की जाती है, वो -208 किलो जूल पर मोल है। ह्यूज डिफरेंस है दोनों वैल्यूज़ के अंदर, और डिफरेंस कितना है 150.5 किलो जूल पर मोल का। ये 150.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी किधर गई, ये क्यों नहीं इसमें से इवॉल्व हुई, दैट इज़ द एक्चुअली वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ बीइंग यूज्ड टू स्टेबलाइज दिस बेंजीन रिंग। इसके अंदर कॉन्जुगेशन जो है या जो रेजोनेंस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ये 150.5 किलो जूल पर मोल है, और ये रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है क्योंकि ये बेंजीन रिंग को स्टेबलाइज करने के अंदर के लिए इस्तेमाल हो गई। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन आप तैयार करेंगे कि ये क्या होती है रेजोनेंस एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि बेंजीन इज मोर स्टेबल देन द हाइपोथेटिकल 135 साइक्लोहेक्साट्राईन by 150.5 kilojoule per mole. This difference between the amount of heat actually released and that calculated on the basis of the Kekulé structure is called resonance energy of the compound. ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर यही जो डेफिनेशन आपको बताई, यही इस शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर होगा कि बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो स्टेबिलिटी है मॉलिक्यूल की वो क्यों है, तो बेंजीन के अंदर जो डीग्लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स जो डीलोकलाइजेशन शो कर रहे हैं वही इसके रीज़न है स्टेबिलिटी की। ठीक है, और इसके अंदर ये रेजोनेंस एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो मौजूद है 150.5 किलो जूल
per mole. That is the reason benzene is more stable than any other structure. मतलब कि इसी तरह 6 कार्बन वाला कोई और स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो उनकी निस्बत ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है. अब इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक और हमारे पास मेथड है, दैट इज़ द रेजोनेंस मेथड. ठीक है, मैं साथ साथ ये लफ्ज़ यूज़ करती रही हूँ रेजोनेंस. मेरा ख्याल है कि आपको होगा तशवीश होगी कि ये क्या चीज़ है रेजोनेंस. तो रेजोनेंस की डेफिनेशन देख लें कि ये क्या है. द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स इज कॉल्ड रेजोनेंस. कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी एटम्स के, उनको हम किस तरह पेयर अप करते हैं, डिफरेंट जो पेयरिंग स्कीम्स उसकी पॉसिबल हैं, उन सबको मिला के कहेंगे कि ये क्या है, रेजोनेंस है. ठीक है, और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इस तरह अरेंज होंगे उनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहेंगे. रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जबकि किसी मॉलिक्यूल के शो किए जाते हैं तो उनके दरमियान इस तरह का एक साइन लगाया जाता है, एक एरो, डबल हेडेड एरो होता है. ठीक है, यानी कि ये सब स्ट्रक्चर्स एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या सिमिलर हैं. ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर मैं मतलब कि आपको ये शो करती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन कहा जाता है. ठीक है, अब इनमें से दो स्ट्रक्चर्स ए और बी जो हैं ये कैक्यूल ने दिए थे, इसलिए इनको कैक्यूल स्ट्रक्चर कहा जाता है. और जो सी, डी और ई हैं ये तीन स्ट्रक्चर्स डीवर ने दिए थे. ठीक है, तो इनको दीवर स्ट्रक्चर्स कहा जाता है. दीवर स्ट्रक्चर्स जो हैं माइनर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, जबकि कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स जो हैं ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं. ठीक है, अब क्योंकि ये कैक्यूल ने प्रपोज किए थे तो अब इनके अंदर जो है आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरह हमने आज कल भी पढ़ते हैं हम, जिस तरह कि बेंजीन के अंदर 1, 3, 5 पोजीशन के अंदर के ऊपर आपको 3 डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं. ठीक है, ऑल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड. इनकी पोजीशन अगर मैं चेंज कर दूं, इस बॉन्ड को यहाँ ले आऊँ तो ऑटोमेटिकली ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आपको बिल्कुल इसी तरह का नज़र आ रहा है कि सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज की गई है. लेकिन जो डीवर के स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है कि दो तो पाई बॉन्ड्स, सिंपल पाई बॉन्ड्स हैं, लेकिन तीसरा जो है वो अक्रॉस द रिंग यानी 1 और 4 कार्बन के दरमियान एक पाई बॉन्ड जनरेट हुआ है. ठीक है, अगले स्ट्रक्चर्स में डी स्ट्रक्चर में भी आपको 2 और 5 में अक्रॉस द रिंग एक पाई बॉन्ड नज़र आ रहा है. और इसी तरह ई में भी आपको 3 और 6 पोजीशन पर ये पाई बॉन्ड नज़र आ रहा है. तो इसमें भी वही बॉन्ड्स हैं, सिर्फ पोजीशन चेंज की गई है. ठीक है, लेकिन इनको हमने इन तीनों को माइनर कंट्रीब्यूटिंग क्यों कहा और इनको मेजर क्यों कहा, इसकी रीज़न भी शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आपसे पूछी जा सकती है. तो जब इनको अगर हम देखते हैं कि ज़्यादातर रिएक्शंस और ज़्यादातर जो हमारे वेरिफिकेशन होती है, जब रिज़ल्ट्स आते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के, तो हमारे पास ज़्यादातर रिज़ल्ट्स कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स के मुताबिक आते हैं. लिहाजा इनको मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है. जबकि दीवर्स के स्ट्रक्चर्स क्योंकि उन रिएक्शंस को उस तरह से शो नहीं कर रहे होते एक्चुअली जिस तरह बेंजीन है, तो एक्चुअली बेंजीन इस तरह से शो नहीं हो रहा होता, इसलिए इनको माइनर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है. हाँ, कंट्रीब्यूट कहाँ कर रहे हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. कि ठीक है कि जितनी इनकी तादाद ज़्यादा होती है उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबल कहलाता है. ठीक है, यानी कि ये 5 नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स जो हैं ये शो कर रहे हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है. ठीक है, जिस कंपाउंड के कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे तो वो कम स्टेबल कंपाउंड होगा. ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर एक और बात आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ कॉन्जुगेट बॉन्ड और रेजोनेटिंग बॉन्ड्स क्या होते हैं. तो यही जो 3 ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स हैं कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स में, यही कॉन्जुगेट बॉन्ड्स कहलाते हैं या रेजोनेटिंग बॉन्ड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लेते हैं विद इन मोमेंट्स. ठीक है, तो हम इनको अब कैसे लिखेंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है, और इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है. ये दोनों क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लिहाजा इन दोनों की सूरत में शो किया जा सकता है. और अगर हम इनका एक हाइब्रिड तैयार करें, यानी कि एक रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है कि इन दोनों का एक मिक्सचर. ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ना सारे डबल बॉन्ड होंगे ना सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, बल्कि उनका इंटरमीडिएट बॉन्ड्स होंगे.
यानी कि तमाम के तमाम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स जो हैं वो इक्वल शो की जाएंगी, लेकिन अल्केन से और अल्कीन्स दोनों से डिफरेंट होंगी वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो शो किया जा रहा है कि यहाँ पे मतलब कि डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है अगला बॉन्ड तो ये लॉन्गर होगा। तो इस तरह से जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड तैयार करते हैं वो इस तरह दिखता है आपको, जैसे ये नेक्स्ट पेज पे नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो इसके अंदर एक सर्कल दरमियान में ड्रॉ कर दिया जाता है। ये सर्कल ये शो कर रहा है कि पाई बॉन्ड रेजोनेट कर रहे हैं और तमाम के तमाम बॉन्ड्स इक्वल हैं। ठीक है, और एक्चुअली भी ऐसा ही है। बेंजीन को अगर आप एक्सपेरिमेंटली इसके अंदर देखें तो इसकी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ्स हैं उनको देखा जाए तो अल्केन्स में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 डिग्री एंगस्ट्रॉम। अल्कीन्स जहाँ डबल बॉन्ड्स होते हैं वहाँ बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 डिग्री एंगस्ट्रॉम। लेकिन अल्काइंस के अंदर ये बॉन्ड लेंथ और शॉर्टर हो जाती है 1.20 डिग्री एंगस्ट्रॉम। अगर हम बेंजीन में इस कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को देखें, जो हम अल्केन और अल्कीन का इसको मिक्सचर सा कहते हैं, तो ये 1.397 डिग्री एंगस्ट्रॉम है। ना ये अल्केन जैसी है ना ये अल्कीन जैसी है, बल्कि इन दोनों के दरमियान है। अल्केन और अल्कीन के दरमियान है, ये एवरेज है। ठीक है, 1.397 डिग्री एंगस्ट्रॉम इंटरमीडिएट है बिटवीन दोज इन अल्कीन्स एंड अल्केन्स। ठीक हो गया, तो इसलिए इसको सबसे बेहतर तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का ये है कि 6 कॉर्नर रिंग ड्रॉ किया जाए और उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए। ठीक हो गया, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको इतना पोर्शन आपने पढ़ा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो पेपर के अंदर इसमें से ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं सभी इसमें से बनते हैं। इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।